अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एक बार फिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास का वो है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उसमें हमने इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा लेक्चर अपलोड किया था। आज जो है हमारे पास वो है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड, यानी उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। अब उन्हीं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करेंगे। अब वो बायोलॉजिकल मेथड जो है वो हमारे पास किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अब कोई भी बंदा है, उसके जहन में कोई सवाल आया एंड द क्वेश्चन शुड रिलेटेड टू लेट्स से एनिमल्स, प्लांट्स, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया और ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सोचता है कि ये बीमारी क्यों है, वो एनिमल में है वो प्लांट में है, तो दैट्स वाई जब तक आप उसका एक पॉसिबल आंसर नहीं ढूंढ पाते तो तब तक ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल रिसेंट पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, तो जब तक उसका जो है ना हमारे पास ट्रीटमेंट ना था, जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, तो वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। लेट्स से कि अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में जो कि रिलेट करता हो एनिमल से या प्लांट से, और आपके पास उसका कोई पॉसिबल आंसर नहीं है, तो ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। अब उन्हीं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। वो बायोलॉजिकल मेथड्स जो होते हैं वो बेस्ड ऑन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, उसकी बुनियाद होती है एक साइंटिफिक या एक साइंस की बुनियादों पर, आप कह सकते हैं। किस तरह के साइंस की बुनियादों पर? साइंस हमारे पास आप जानते हैं कि एक सिस्टमाइज्ड काम करती है, यानी स्टेप वाइज हमारे पास वो किसी भी चीज़ को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है और फिर इसका सलूशन निकालती है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह है। बायोलॉजिकल मेथड क्या है हमारे पास? मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ये नोट्स के लिए है। तो बायोलॉजिकल मेथड्स जो है हमारे पास फॉर सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। और इनमें हमारे पास फिर स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप वाइज मैंने पहले ही बताया कि साइंस किस चीज़ पर बिलीव करती है। साइंस बिलीव करती है कि आपने इस तरह नहीं करना कि फॉर एग्जांपल वो फलाना प्लांट है विच आर यूज फॉर डायबिटीज़ पेशेंट या विच इज़ बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज़। तो इस तरह का नहीं चलेगा कि फॉर एग्जांपल आप घर से निकलाए और आपने सीधा ये कह दिया कि ये चीज़ जो है ना किसी भी बीमारी में काम कर सकता है। तो साइंस इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। साइंस रिसर्च मांगता है। साइंस स्टेप वाइज आपसे जो चीज़ें मांगती है आपने वो जो है ना प्रोवाइड करनी है, एंड देन उसने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करनी है, एंड देन आपके पास एक रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, चाहे वो ट्रू हो या गलत। अगर गलत है तो आपने वापस जाना है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में भी। तो इसमें हमारे पास बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यही स्टेप्स लेकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, लेकिन आज डिटेल के साथ उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, सबसे पहले उसकी पहचान ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में जो भी चीज़ हो, आपने सबसे पहले उसकी पहचान करनी है। जब तक आप उसका पहचान नहीं कर पाओगे तब तक आप उसके बारे में हल नहीं निकाल पाओगे। तो कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, सबसे पहले उसकी क्या करनी चाहिए, रिकग्निशन करनी चाहिए। हमें पहचान हो, ज़रूरी है कि उसकी पहचान हमें हो। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग अ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन किस तरह होते हैं हमारे पास, वो क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्टली रिलेट करते हैं किसके साथ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ। यानी फॉर एग्जांपल हम सबसे पहला स्टेप जो लेते हैं उसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन आपका रिलेट करना चाहिए किसी के साथ, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। अब उसी क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि कोई एनिमल या प्लांट के साथ क्या हो, उसका रिलेशन हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स
प्रोड्यूसिंग अ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया है। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम इस तरह स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, एक बंदा है, आप में से कोई स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर। ऐसी कौन सी वजूहात है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे पास लंग्स कैंसर पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों का कैंसर पैदा होता है। तो सबसे पहले आपका जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें जो रिकग्निशन है वो सबसे पहले इस तरह का एक स्टेप होना चाहिए। आपने पहले क्वेश्चन करनी है किसी डिजीज़ के अगेंस्ट कि फॉर एग्जांपल ये है क्या, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास मैंने बता दिया कि एक आसान सा एग्जांपल है कि हमारे पास कोई भी लंग कैंसर है, उसका जो है ना वजह क्या है, कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से हमारे पास लंग कैंसर पैदा होती है। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन क्या होती है हमारे पास? ऑब्जर्वेशन, हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम अपने 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं। अब 5 सेंसेस में क्या आता है? या तो हम स्मेल करते हैं, या तो हम टेस्ट करते हैं, या तो हम उसको देखते हैं, या तो हम उसको सुनते हैं, या तो हम उसको टच करते हैं। जब तक हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब जब मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, अमूमन ये जो एग्जांपल है बहुत कॉमन है कि जब भी कोई दूर से कोई चीज़ आ रही है तो इन आपके पास खड़े लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशन पेश करते हैं। कोई कहता है कि वो कोई जानवर आ रहा है, ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया। आप कह रहे हैं नहीं, ये तो ह्यूमंस है, कोई इंसान आ रहा है हमारे तरफ, ये भी एक ऑब्जर्वेशन होगा। कोई कह रहा है नहीं, वो तो कोई जो है ना हमारे पास गाड़ी है। तो इस तरह ऑब्जर्वेशन भी होती है। यानी या तो आप अपने हियरिंग से काम लेते हैं, या अपने विजन से काम लेते हैं, या अपनी स्मेल से काम लेते हैं, या अपने टेस्ट से काम लेते हैं, या टच से लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इसको प्रॉपर किस तरह डिफाइन करेंगे? हेल्प इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये हमें हेल्प देती है। ऑब्जर्वेशन हमारे लिए एक हेल्पफुल चीज़ है किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने, किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढने में, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मैंने पहले ही बता दिया कि हम अपने 5 सेंसेस से ये बनाते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। 5 सेंसेस में मैंने बता दिया कि स्मेल है, टच है, हियरिंग है, विजन है, एंड हमारे पास क्या है, लेट्स से स्मेल है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, हम सबसे पहले किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अब जब हमने वो यूज़ किए तो हमें कुछ ना कुछ हमें ऑब्जर्वेशन होती है कि ये हो सकता है, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे पास ओनली एक बार लिखना है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? इसको हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ओनली ऑब्ज़र्व, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत दूर हो गया इससे, तो इसके साथ ही लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है? इसको हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ओनली ऑब्ज़र्व। किस तरह ऑब्ज़र्व? यानी अगर मैं दूसरे पॉइंट की ओर जाऊँ तो ये हमारे पास क्या होता है, ये नॉन मेजरेबल है, यानी हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हम इसको किसी भी लेट से किसी यूनिट से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स है, साइज़ के लिए, इसके अलावा हमारे पास वज़न के लिए, इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास लीटर के लिए, एट्सेट्रा। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऑब्जर्वेशन का वो टाइप है जो ना हमारे पास हम ना उसको मेजर कर सकते हैं, ना ये हमारे पास एक्यूरेट है। ये हमारे पास लेस एक्यूरेट है। जिस तरह के हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि फ़लाने फूल का कलर इस तरह है, ठीक है। तो कलर को आप ना तो टच कर सकते हैं कितना कलर है, ना उसको आप तोल सकते हैं कि इसका वज़न कितने केजी का कलर है। तो ये नहीं हो सकता उसमें, ज़ाहिर सी बात है। स्मेल है, आपने किसी चीज़ को जो है ना सूंघना है तो आप नहीं कह सकते कि इसकी खुशबू इतनी है। तो ये भी एक चीज़, टेस्ट है, कितना जो है ना वो उसका टेस्ट कितना कड़वा है, कितना मीठा है। तो ये इस तरह के ऑब्जर्वेशन है। हम सिर्फ कह सकते हैं कि ये मीठा है, ये कड़वा है, इसकी खुशबू जो है ना वो क्या है, सही है या सही नहीं है। इस तरह कलर ये रेड है, येलो है, तो सिर्फ हम वो क्या कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।
इसकी जो है ना हमारे पास हो, और ये हमारे पास लेस एक्यूरेट है, फिर भी हम अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में देखें तो ये हमारे पास यूज़फुल है, हम इसको यूज़ करते हैं इन स्टेप्स में। मतलब ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत है, यूज़ करते हैं। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारे पास एक्यूरेट है, जिसको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये एक्यूरेट होती है, यानी ये सही होती है। क्यों सही होती है, इसके जो आंसर है ये दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ये मेजरेबल होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब लेट से ये क्यों एक्यूरेट है, और ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, इस प्लांट का एक स्टेम है, अब इस स्टेम का लेंथ कितना है। अब जाहिर सी बात है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ हम नहीं समझ पाएंगे ना, तो इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हम यूज़ करते हैं, और इस लेंथ का कितना साइज़ है वो हमें बता देता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें बता देती है कि हम अब उसको क्या कर सकते हैं, अब हम उसके लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर को मेजर करने की ज़रूरत है, तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये चीज़ आपको नहीं बता सकती, इसलिए हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं कि किस तरह हमारे पास यहाँ टेम्परेचर कितना है, तो इसलिए हमारे पास सही है। और इसके अलावा पीएच, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लूइड है, अब इस फ्लूइड का पीएच कितना है, अगर आप उसको क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को यूज़ करेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि इस फ्लूइड का पीएच या तो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर आप स्केल को देखोगे, जो हमारे पास एसिडिटी और बेसिक कंडीशन की जो स्केल यूज़ होती है, उसी स्केल पर यहाँ पर जो 7 होता है, 1 से लेकर 7 तक इसमें जो है हमारे पास नंबरिंग होती है। अब 7 से नीचे फॉर एग्जांपल 6.8 और 6.5 6 इस तरह, ये हमारे पास जब तक आप इससे ऊपर आओगे, 7 से आप ऊपर आ रहे हो, तो ये हमारे पास क्या एसिडिक कंडीशन है, 7 पर हमारे पास न्यूट्रल है, ना ये एसिड है ना बेस है। अब 7 से आप ऊपर जा रहे हो तो ये बेसिक या ये चीज़ जो है ना हमारे पास बेस है। तो ये आप क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये चीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड का, वो है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम उर्दू में कहते हैं मफरूज़ा। मफरूज़ा यानी हम कहते हैं फ़र्ज़ करें। अब इसका जवाब हम इस तरह देंगे कि फ़र्ज़ करें। अब हमने ऑब्जर्वेशन की तो अब हम हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस किस तरह करेंगे हम, या किस तरह हम क्या हाइपोथेसिस परफॉर्म करेंगे, तो हम क्या करते हैं, मेकिंग पॉसिबल आंसर टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मुमकिन जवाब निकालते हैं। यानी मैंने यहाँ पर इसलिए ये पॉइंट लिखा है कि मेकिंग पॉसिबल आंसर, क्यों, इससे ये जाहिर हो रहा है, मेरी इस स्टेटमेंट से, मेरे इस पॉइंट से ये चीज़ जाहिर हो रही है कि आपके कहने का ये मतलब है कि हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो बिल्कुल आप सही है। और क्यों गुड हाइपोथेसिस का ये करेक्टर है कि वो फल्सिफाइबल हो सकती है, वो टेस्टेबल हो सकती है। आपका हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैं आखिर में ये चीज़ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला आंसर सबसे पहला पॉइंट ये है मेरे पास कि ये क्या है, हमारे पास एक पॉसिबल आंसर हम ढूंढते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। अब मोर देन वन हाइपोथेसिस आर मेड सो दैट दे कैन बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। इसी दूसरे पॉइंट में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम हाइपोथेसिस बनाएं, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो ज़रूरी है कि हम हाइपोथेसिस 1 से 2 से 3 से ज़्यादा बनाएं। क्यों, हमारे पास 4-5 हाइपोथेसिस आपको बनानी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए लेके जा रहे होगे, तो आपका जो हाइपोथेसिस है, जितनी भी आपके हाइपोथेसिस है, फॉर एग्जांपल आपके पास 4-5 हाइपोथेसिस है, तो हो सकता है आपके 2-3 जो है ना वो गलत निकल आए, हो सकता है आपके 2-3 जो है ना उसमें मसला आ जाए, हो सकता है उसमें आपके 1 या 2 जो है ना वो सही हो जाए। तो ज़रूरी यह है कि हमें इस दूसरे पॉइंट का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, मोर देन वन, एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस आर मेड सो दैट दे कैन बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट पर भी टेस्ट हो जाएगी, और हो सकता है कि इसकी आपने जितनी भी ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाए हैं उसमें से कोई एक जो है ना वो सही निकल कर आए। लेट्स से मैंने हाइपोथेसिस, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इस तरह किया था कि स्मोकिंग का क्या है, स्मोकिंग क्यों है,
सॉरी लंग कैंसर क्यों काज होती है, उसकी क्या वजूहात है। ऑब्जर्वेशन मैंने की, बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च किया, फिर मैंने जाकर एक हाइपोथेसिस बनाई, अपना एक सोच बना लिया कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। अब ये सही भी गलत हो सकता है, गलत भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी कैंसर का सबब बन सकता है। मेरा एक हाइपोथेसिस ये है। और दूसरा मैंने कहा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल काज कैंसर, शराबनोशी, शराब पीना, अल्कोहल को कंजम करना, वो क्या हो सकता है, कैंसर काज कर सकता है। ये भी गलत हो सकता है, सही भी हो सकते हैं, मैंने पेश किया। अब मैंने इसलिए आपको ये कह दिया पहले आंसर में कि गुड हाइपोथेसिस किस तरह होना चाहिए, वो टेस्टेबल होना चाहिए, यानी आपकी जो हाइपोथेसिस हो उसमें ये खूबी होनी चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप उसको टेस्ट कर सके बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। आपने सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करनी है, यानी आपने फॉर एग्जांपल कैंसर के ऊपर, अब आपका क्वेश्चन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपने कैंसर लिया है, तो ऐसे तो नहीं है कि आप अपने जो है ना अपने पेट से इस तरह की चीज़ें निकाले, आप हाइपोथेसिस अपने आप से लिख के दे दे, तो वो सही नहीं होगा। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं तो आपकी हाइपोथेसिस भी खूबसूरत होगी। यानी आपने कहा कि कैंसर की वजूहात क्या है, तो आप हॉस्पिटल्स में गए, जितने भी लोगों को लंग कैंसर है उसके पास आप गए, आपने उससे पूछताछ की, आपने उससे कंफर्म किया कि क्या आप स्मोकिंग करते हो, क्या आप अल्कोहल, तो आपने एक थोड़ा सा जो है ना आइडिया आपने क्रिएट किया कि मे बी ये वजह हो कि वो स्मोक करता हो और इस वजह से उसको कैंसर है। तो इसलिए मेरा कहने का ये मतलब था कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, तो कोई भी चीज़ अपने जहन से नहीं बतानी चाहिए, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए, फिर हमारे पास क्या होनी चाहिए, हाइपोथेसिस बननी चाहिए। प्रोपोज्ड स्टेटमेंट, इस वर्ड का ये मतलब होता है कि आपका जो स्टेटमेंट हो वो फ़र्ज़ करे की सूरत में हो। क्यों, ताकि अगर आप कहे कि बिल्कुल मैं सही हूँ पहले से, तो अब अगर गलत हो गई तो फिर आपके पास क्या होगा। तो इसलिए हाइपोथेसिस की ये खूबी होनी चाहिए कि आप कह दे, फ़र्ज़ करें कि एक बंदा सिगरेट पीता है, अब उसको लंग कैंसर है, हो सकता है ये लंग कैंसर उसी सिगरेट की पीने की वजह से है। अब ये आपने एक ज़बरदस्त जो है ना आपने एक ज़बरदस्त हाइपोथेसिस पेश की है, और ये अगर गलत है तो आप पीछे जाकर दोबारा इसके ऊपर काम करें, अगर सही है तो फिर आपका काम हो गया। तो ये था हमारे पास तीसरा पॉइंट, यानी हाइपोथेसिस। डिटेल में आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के बीच एक स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं डिडक्शन, यानी हाइपोथेसिस के बाद और एक्सपेरिमेंट से पहले एक छोटा सा स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन क्या है, ये हमारे पास एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो हमें उम्मीद है कि मेरा रिजल्ट इस तरह आएगा, और वो रिजल्ट हम लेते हैं हाइपोथेसिस से। क्यों, हाइपोथेसिस मैंने पेश की कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उसे कैंसर हो सकता है, जो लोग शराबनोशी करते हैं उसे कैंसर हो सकता है। कौन सा कैंसर, लंग्स कैंसर। अब इसकी बुनियाद पर मैं एक डिडक्शन पेश करता हूं, और उसी डिडक्शन में मुझे इस रिज़ल्ट की तवक्को है कि जो मैंने हाइपोथेसिस दी है शायद वो सही हो। याद रखना, जब भी आप डिडक्शन पेश करोगे तो वो डिडक्शन किस फॉर्म में होगा, उस डिडक्शन में इफ़ एंड देन का लॉजिक होगा। यानी आप जब भी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो इफ़ से स्टार्ट होगा और इसके बीच देन आएगा। किस तरह होगा, मैं इसको किस तरह यूज़ करूँगा इफ़ और देन को, यानी मैंने यहाँ पर कह दिया कि जो लोग सिगरेट पीते हैं हो सकता है उसे लंग कैंसर हो, जो लोग अल्कोहल की कंजम्पशन करते हैं मे भी उसे लंग कैंसर हो। तो मैं यहाँ पर रिडक्शन में किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, इफ़ अ स्मोकिंग इज़ द काज ऑफ कैंसर। देखिए सबसे पहले इफ़ आ गया, इफ़ अ स्मोकिंग, अगर हमारे पास तंबाकू नोशी इज़ अ काज ऑफ कैंसर, ये अगर कैंसर को काज करने या कैंसर का सबब है, ये देखिए देन आ गया ना, देन मेजॉरिटी ऑफ कैंसर पेशेंट्स शुड हैव स्मोकिंग हिस्ट्री। तो आप जाइए, जिन लोगों को भी कैंसर है तो उससे आप पूछ सकते हैं कि क्या आप पिछले आपकी जो ज़िंदगी है कभी आपने उसमें सिगरेट पिया है, कभी आपने उसमें बीड़ी पी है, कभी आप उसमें नशा करते थे, अल्कोहल कंजम्पशन करते थे, तो आपको एक जवाब मिलेगा। तो ये हो गई डिडक्शन। इसके बाद आपका हाइपोथेसिस और आपके डिडक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। आपकी जो
हाइपोथेसिस है, आपकी जो डिडक्शंस है, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क होगा, यानी एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म टू चेक डिडक्शन और हाइपोथेसिस। इसके बाद एक्सपेरिमेंट किस लिए हम करते हैं, ताकि आपकी जो डिडक्शन है या मैं ये सिर्फ कहूँगा कि आपकी जो हाइपोथेसिस है, ताकि हम उसको चेक आउट कर सके एंड देन आपको हम क्या करेंगे, सो दैट हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स। तो हम इसके बाद ये फैसला करेंगे कि आपका जो हाइपोथेसिस था, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, आपकी जो डिडक्शंस थी, वो सही है या गलत है। और जब ये हो जाएगा, एक रिज़ल्ट आएगा आपके पास, लेट से आप सही हो गए कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर काज होती है, अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से कैंसर काज होती है लंग्स में, तो आपके पास आखिर स्टेप आता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। आपने डेटा, जो आपका एक्सपेरिमेंट है, उससे आपने एक खूबसूरत सा डेटा बनाना है, एक खूबसूरत सा जो है ना, एक चार्ट की सूरत में, एक ग्राफ की सूरत में आपने एक डेटा बनाना है, और फिर वो कंक्लूजन जो हो गया आपका बन गया, आपका एक कंक्लूजन बन गया। अब वो जो आपका कंक्लूजन है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि कंक्लूजन इज़ पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल। कंक्लूजन को हम एक आर्टिकल की सूरत में लिखते हैं। आर्टिकल क्या होता है, दुनिया में जितनी भी सारे बुक्स हैं उसको हम जर्नल कहते हैं। अब जर्नल में दुनिया में जितनी भी लोग रिसर्च करते हैं उसको जर्नल में पब्लिश करते हैं, और फिर हज़ारों लाखों जितनी भी साइंटिस्ट है, जब भी वो कोई रिसर्च पेपर जो है ना पब्लिश करता है, कोई आर्टिकल वो बनाता है, तो उसको एक जर्नल है दुनिया में, सारे साइंटिस्ट के सारे रिसर्चेस वहाँ पर जो होते हैं, हज़ारों बुक्स, हज़ारों आर्टिकल्स उसमें पड़े हुए हैं। फिर आप उससे जो है ना क्या कर सकते हैं, उससे उसको देख सकते हैं। तो एक खूबसूरत सा लेक्चर था बायोलॉजिकल मेथड, और ये बहुत ही डिटेल है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।